मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, जिससे आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक से बोलने वाले को दिक्कत ना हो। जी सर, मैं गीतांजलि मेरा मंच पे आपका स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ जो मेरे अग्रणी मार्गदर्शक है, ओम सर, वसंत सर, आनंद सर, जयंत देशमुख सर, सूर्य मोहन सर, इनके साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। नमस्कार सर। आज गुरु पूर्णिमा है, तो सारे हमारे सूर्य मोहन जी हमारे गुरु हैं, और वसंत जी को मैं जानता हूँ, और बाकी लोगों से तो डायरेक्ट परिचित नहीं हूँ। सोनित हमारे एक स्टूडेंट हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहे हैं, और बाकी लोगों का जाना पहचाना चेहरा है। सभी को नमस्कार। आनंद सर है मुंबई से। मंगेश सर है, वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी से है। तो मंगेश जी को मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्कार गीतांजलि, नमस्कार सभी को। तो सर, जैसा कि विजय कैसे हो? क्या हाल चाल है? सर ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया। अच्छा। आप खुद बहुत अच्छे हैं। नहीं, इस समय तो काफ़ी हम लोग को प्रेशर है। अगला सत्र जो ऑनलाइन का है, तो थिएटर को ऑनलाइन पे लाने का जो एक रिसर्च वर्क चल रहा है कि ट्रेनिंग को कैसे ऑनलाइन पे लाएं, और किस तरह से, मतलब ये कुछ 2-3 महीने और करना पड़ेगा, इसलिए इसकी पूरी तैयारी चल रही है। इसलिए नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। अभी जी 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 जल्दी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चीजों का। नहीं हो रहा है। जी जी जी, हमारे यहाँ तो पर बाकी लोगों का ग्वालियर में स्थिति फिर से खराब हो गई है, और वापस से लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। जी जी। अब क्या केसेस बढ़ गए हैं गीतांजलि जी? नहीं जी जी, सभी जगह बढ़ रहे हैं वसंत जी। अब तो ये कम्युनिटी का है। जी, तो सर हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। हाँ जी मैम, आप हमें बताइएगा जब शुरू करना होगा, ताकि मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, आप शुरू कर सकते हैं जी। जो लेट आते हैं वो ज्वाइन करते जाएंगे। अच्छा, क्योंकि 40 मिनट का है, तो बहुत बीच में उनको बात समझ में नहीं आएगी, तो आपको हम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, आप जैसा चाहें। ठीक, 5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट और देख लेते सर, उसके बाद, क्योंकि फिर हमारा भी समय हमें देखना होगा। तो ये जो 40 मिनट है, उसके बाद प्रश्न उत्तर का भी कुछ डिस्कशन का भी है। हाँ, ये जो 40 मिनट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो 40 मिनट आएगा, उसमें हम आपस में सवाल जवाब करेंगे। ठीक है मैम। विजय जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार, अच्छे हैं सर। मैं महर्षि कपूर, लखनऊ रंगमंच से। अच्छा। नमस्कार। चलिए, तो मैम हम शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे गुरुजी भी हैं, और भी लोग, हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइज़र गीतांजलि जी की तरफ से हम सभी का स्वागत करते हुए अपना सत्र शुरू कर रहा हूँ। और आप लोग अपना माइक ऑफ रखिएगा,
वही 40 मिनट तक हम बोलेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जैसा कि गीतांजलि जी ने कहा है। तो ब्रिज बल्लभ मिश्रा जी जो हमारे एक नाट्यशास्त्र जिन्होंने लिखा, बहुत विद्वान है, उनकी भी उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये सत्र शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि धीमे आ रही है। सर एक्चुअल में सर आपके आसपास फैन या कूलर की जो साउंड है वो बहुत ज्यादा है। फैन तो चल रहा है, फैन बंद कर सकता हूँ मैं? नहीं सर, गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा। नहीं कोई बात नहीं, फैन बंद कर सकते हैं। अब अभी अच्छी आवाज आ रही है? हाँ अभी सर, कुछ अब हाँ बिल्कुल अब ठीक हो गई। अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास रहना होता है जी। एक्चुअली। स्कूल से जब हम करते हैं तो वहाँ पे यूएसबी माइक है, तो वहाँ से अच्छी आवाज़ पकड़ती है। ये घर से हम कर रहे हैं तो इसलिए हमें हेडफोन से करना पड़ता है। तो अब जो दो हम 40 मिनट बात करेंगे, वो 40 मिनट हम इस बात पे बात करेंगे कि थिएटर इन एजुकेशन क्या है और थिएटर एजुकेशन में हम किस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और इसका क्या महत्व है। क्योंकि ये बहुत ही अछूता थिएटर है जो अभी बहुत ही कम इग्नोर किया हुआ है। कई जगहों पे लोग इसको नहीं समझते हैं और कन्फ्यूज़न बहुत सारा इसके ऊपर है। तो इसी को हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम इस सत्र में कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखें। पहला कि हमारे जो 4 सेंटर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उसमें जो 3 सेंटर हैं वो एजुकेशन इन थिएटर है, यानी कि थिएटर की ट्रेनिंग देते हैं। और हमारा जो सेंटर है वो थिएटर इन एजुकेशन है, यानी कि ये थिएटर की पैडागोजी को ध्यान में रखते हुए ड्रामा टीचर के ऊपर काम करता है और बच्चों के लिए है, और इस तरह की पैडागोजी पे काम करता है जो रंगमंच की जो ज़रूरतें हैं, जो रंगमंच के ज़रिए कैसे किसी चीज़ को शिक्षण किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा थिएटर पैडागोजी के ऊपर हमारा ये 1 ईयर कोर्स होता है। तो इसी को हम फोकस करेंगे इस पूरे सत्र में, और कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको हम चाहेंगे थोड़ा शेयर भी करेंगे आपके साथ। शायद आपको उसके थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम किस तरह से अप्रोच करते हैं। और एक कुछ पोर्शन हम रीड करेंगे जो हमने रंग प्रसंग में शिक्षा में रंगमंच के अध्ययन अध्यापन में मैंने कुछ एक लेख लिखा था, तो उसके कुछ पोर्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बहुत सोच समझ के उसको लिखा है, तो उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। तो पहला तो एक चीज़ ये क्लियर है कि थिएटर इन एजुकेशन इन थिएटर, जो टीचिंग थिएटर की बात है, जो एनएसडी के अंदर भी है और स्कूल कॉलेजेस में भी इसके ऊपर बहुत काम किया जाता है। रंगमंच में शिक्षा जिसमें एक्टिंग थिएटर हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें, डिज़ाइनिंग, तो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनाने के लिए काम किया जाता है। लेकिन जो हमारा सेंटर है थिएटर इन एजुकेशन, ये थिएटर के ज़रिए शिक्षण कैसे दिया जाए, तो ये इसका पूरा का पूरा फोकस एक अलग है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि ये एक्चुअली है क्या शिक्षा में रंगमंच। तो इसका एक छोटा सा पोर्शन मैं अभी पढ़ूंगा, तो उसको फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षा में रंगमंच क्या है, इसको लेकर के कई तरह के उलझने और भ्रम की स्थिति है। इस बात को ध्यान देने योग्य है कि सभी थिएटर से सीखना संभव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी थिएटर स्पष्ट रूप से शैक्षणिक होने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हों। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि रंगमंच में शिक्षा और शिक्षा में रंगमंच में क्या बुनियादी अंतर है। जहाँ बच्चों का रंगमंच का उद्देश्य बच्चों में रंगमंच के प्रति जागरूकता पैदा करना, बाल दर्शकों का मनोरंजन करना और भविष्य में दर्शक तैयार करना है, वहीं शिक्षा में रंगमंच का उद्देश्य नाटक के जरिए शिक्षा प्रदान करना है। टीआईए का आंदोलन जो ब्रिटेन में 1960 में शुरू हुआ था, समकालीन रंगमंच का एक नया रूप है जो स्कूलों में बच्चों के विभिन्न आयु वर्ग के साथ शिक्षक अभिनेता के समूह द्वारा लंबे शोध के बाद रंगमंच का इतिहास, रंगमंच की तकनीक और रणनीति से किसी भी विषय को सीखने सिखाने का अनोखा तरीका है। इसकी पहचान क्लासिक टीआई प्रोग्राम से मानी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, शिक्षा है। क्या सोचना है? नहीं,
बल्कि कैसे सोचना है, बल्कि सिर्फ मानवीय स्थितियों को ही समझना नहीं है, बल्कि कैसे नए अर्थ की रचना करना है। प्रश्नों के उत्तर का विकल्प खोजना नहीं है, बल्कि कैसे नए प्रश्न पूछना है। तो ये एक बेसिक इसका फोकस है। एक इसके पीछे जो विश्व में जो इसके पीछे जो थॉट थे, एक जॉन डिवी अमेरिकी दार्शनिक थे जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते थे। उनका एक विचार था कि लर्निंग बाय रिफ्लेक्टिंग से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो एक दो आंदोलन ड्रामा इन एजुकेशन एंड थिएटर एजुकेशन यूके में शुरू हुआ, जो कि पाठ्यक्रम में करिकुलम में बच्चों के शामिल हुआ, और ये एक शिक्षण पद्धति के रूप में माना जाता है। तो इसीलिए इसको पेडागोजी इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें और हैं इसके साथ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। चूँकि ये खास विशेष आयु वर्ग के बच्चों के साथ काम किया जाता है, जो कि अब तो इतना पॉपुलर हुआ कि ये बड़ों के साथ भी इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे इसमें चिंतनशील भागीदारी, जिसको हम रिफ्लेक्टिव पार्टिसिपेशन कहते हैं, भूमिका को निभाते हुए सामाजिक शिक्षा, यानी कि रोल प्ले को हम यूज़ करते हैं सोशल एजुकेशन के लिए। औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षणिक सेटिंग में जो हम बच्चों या बड़ों के साथ भी काम करते हैं, एजुकेशन स्कूल में भी करते हैं, स्कूल के बाहर भी, जैसे वर्कशॉप्स हम करते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। प्रक्रिया के भीतर अभिनय के नाटकीय रूपों और रणनीति का उपयोग करते हैं। इसमें एक खास किस्म की स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है काम करने के लिए। सीखने के अवसर, यानी कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों से मिलकर के वो टीआई का प्रोग्राम बनता है। क्लासिक टीआई शब्द निसंदेह टीआई कार्यक्रम की अवधारणा है, यानी कि पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स जो बनते हैं उसी से पहचान होती है टीआई की। अक्सर एक विषय के आसपास कंपनी, जो टीआई कंपनी होती है, कृषि शोध और तैयारी की जाती है, और स्कूल के पाठ्यक्रम यानी जो उसका करिकुलम है या युवाओं के लिए जो भी इश्यूज होते हैं उसको वो ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्कूल में प्रस्तुति की जाती है, और दर्शकों से सीधे उसकी प्रॉब्लम्स है उसको सीधे रूबरू होते हैं, उसको शामिल होते हैं उसके अंदर। इसमें 4 तरह के फ्रेम्स से काम किया जाता है। एक नैरेटिव फ्रेम होता है जिसमें सिर्फ बच्चे सुनते हैं, और एक इन्वेस्टिगेटिव फ्रेम होता है जिसमें बच्चे फैसिलिटेटर के साथ मिलकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी इशू को, जो भी नाटक में दिखाया जा रहा है। इसमें दर्शकों का कोई रोल, जैसे डिटेक्टिव की भूमिका भी हो सकती है। तीसरा रिप्रेजेंटेटल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन कोई कैरेक्टर है जो एक्टर की तरफ से भी है, जो किसी सिचुएशन को वो दिखाते हैं। और चौथा फ्रेम होता है इन्वॉल्वमेंट फ्रेम, जिसमें बच्चे जो है चरित्र के साथ या किसी कैरेक्टर के साथ मिल करके किसी कंटेंट में या किसी इशू को खोलते हैं। तो इन चारों फ्रेम को बार बार उस पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम में बार बार यूज़ किया जाता है, जिससे कि उनकी लर्निंग हो। आजकल टीआई से मिलते जुलते बहुत सारे शब्द हैं, जैसे थिएटर एजुकेशन, ड्रामा इन एजुकेशन, थिएटर फॉर एजुकेशन। ये नाम भ्रम पैदा करते हैं। थिएटर इन एजुकेशन शिक्षा के लिए थिएटर टेक्निक का प्रयोग है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि स्कूलों में नाटक करना थिएटर प्रशिक्षण का कौशल पैदा करना है। जब स्कूलों में जब हम नाटक की बात करते हैं तो हम एक तरीके से थिएटर ही सिखा रहे हैं। ये थिएटर एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। थिएटर एजुकेशन जो है वो एक नॉन परफॉर्मिंग स्पेस में जाकर के काम करती है, और इसके बहुत सारे टेक्निक्स के साथ काम करती है। तो इसका इंटरटेनमेंट ना होकर के इसका मेन उद्देश्य जो है एजुकेशन है। टीआई से संबंधित विभिन्न मॉडल हैं, जो आजकल सुनने के लिए बहुत जगहों पे आपको मिलता होगा कि उसके भेद को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पश्चिम में हो, चाहे भारत में भी हो, बहुत सारे शब्द अब आ रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस भारत में आ रही हैं। उसमें से जैसे है अप्लाइड थिएटर या अप्लाइड ड्रामा का नाम सुनते हैं हम, थिएटर फॉर डेवलपमेंट का नाम सुनते हैं। भारत में भी लोग इसके टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं। थिएटर ऑफ द ओप्रेस्ड सुनते हैं, जो ब्राज़ील के अगस्तो बॉल का काम है, जो इंडिया में भी संजय गांगुली जी करते हैं। सिमिलर चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत भारतीय संदर्भ में भारतीय दर्शन के साथ उसको बदला जाता है। एजुकेशनल थिएटर आता है, एक और शब्द आता है जो अमेरिका में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चिल्ड्रन थिएटर नाम आता है। और इसके साथ साथ थिएटर फॉर यंग ऑडियंस
थिएटर फॉर यंग ऑडियंस का नाम आता है। ये चिल्ड्रन थिएटर पहले नाम दिया जाता था, अब इसको थिएटर फॉर यंग ऑडियंस नाम दिया जाता है, क्योंकि क्लियरिटी के लिए कि यंग एडल्ट परफॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन है तो थिएटर फॉर यंग ऑडियंस नाम देते हैं, और थिएटर बाय चिल्ड्रन, क्योंकि दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बच्चे भी अपने थिएटर में काम करते हैं, एज ए एक्टर परफॉर्म करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें पहले चिल्ड्रन थिएटर में आती थी, तो कन्फ्यूज़न पैदा करता था हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एज ए चाइल्ड एक्टर के बारे में बात करें कि एडल्ट एक्टर के बारे में बात करें जो बच्चों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको फिर अलग करके थिएटर फॉर यंग ऑडियंस नाम दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको अमेरिका में भी सुनने के लिए मिलती हैं। यूथ थिएटर का नाम सुनने के लिए मिलता है। रंगमंच शिक्षा यानी थिएटर एजुकेशन की जो बातें होती हैं वो भी थिएटर एजुकेशन से मिलती जुलती। कई बार एक ही चीज़ लोग इसको समझते हैं, कई बार थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ इस तरह के काम जो जैसे नाटक हैं वो कुछ रेपेट्रीज कंपनी जो है बच्चों के बीच जाकर के जो टेक्स्ट में नाटक होते थे, करिकुलम में नाटक होते थे, उसको सिखाने का काम वो करते थे। उसमें कोई सीन वर्क या जैसे प्रस्तुति जैसा काम नहीं करते थे, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते थे बच्चों के साथ स्कूल में। तो वो एक तरह का काम वहाँ शुरू हुआ। फिर म्यूजियम थिएटर है, जो भी सब एक ही टेक्निक्स के मिलते जुलते रूप हैं। शिक्षा में नाटक यानी कि DI, द ड्रामा एंड एजुकेशन, ये भी TI के सिमिलर टेक्निक्स के ऊपर काम करता है। अब एक बात आती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नाटक का शिक्षण और शिक्षण नाटक से शिक्षण में क्या अंतर है। सर मैं माफी चाहूंगी बीच में बोलने के लिए, आपकी वीडियो जी। नहीं दिख रही है। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ वीडियो- रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। नो सर। एक मिनट, मैं इसको इको भी बहुत हो रहा है। सर। एक मिनट। वॉइस में इको आ रहा है। तो एक मिनट, मैं इसको एक मिनट वीडियो, मैं दूसरा वीडियो एक पे इस्तेमाल करता हूँ। जी। एक मिनट, मैं वीडियो सेट कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। नो प्रॉब्लम प्लीज। పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో బలమైన ఉపరితల గాలులు నైరుతి దిశ ये दूसरा कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है? जी जी हाँ तो अभी अभी ठीक थोड़ा सा ये वीडियो धुंधला है, लेकिन ठीक है। चलेगा चलेगा। ओके। तो मैं ये बात कर रहा था कि नाटक का शिक्षण और नाटक से शिक्षण में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाटकीय कला में शिक्षा या विषय के रूप में रंगमंच का इतिहास या अभिनय, नाट्य साहित्य, डिजाइन, निर्देशन, ये नाट्य लेखन आदि, ये शिक्षण दिया जाता है। इन विषयों का प्रशिक्षण सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों रूपों में होता है। हर एक की अलग अलग शिक्षण विधि है। सारे विषय एक ही तरीके से शिक्षण विधि के साथ नहीं सिखाए जा सकते। यहाँ ये बात करनी ज़रूरी कि जब हम थिएटर एजुकेशन में बच्चों के साथ शिक्षण, जब थिएटर को एक सब्जेक्ट की तरह भी डील करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसके ऊपर ही हमारा फोकस है। तो ये तय करना ज़रूरी हो जाता है कि सिखाई जाने वाली वस्तु क्या है और उसका क्या वो कोई ज्ञान है, सूचना है, कोई क्या कहते हैं स्किल है। तो इसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे थिएटर हिस्ट्री को आप एक्टिंग के पेडागोजी से नहीं सिखा सकते, क्योंकि एक्टिंग में आपको एक अलग तरह की स्किल की ज़रूरत है, और थिएटर हिस्ट्री को समझने के लिए आपको अलग तरीके की पेडागोजी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही डिज़ाइन को समझने के लिए या डिज़ाइन किसी को सिखाने के लिए अलग तरह की पेडागोजी की ज़रूरत है, जो डिज़ाइनर जो विजुअल और उसके मटेरियल और उस डिज़ाइन को समझने में उनको मदद करे। तो ऐसे ही नाट्य लेखन या निर्देशन, एक जो निर्देशक कैसे काम करता है और उसकी क्या ज़रूरत है, उसके सिखाने की पेडागोजी डिफरेंट है। तो इसको समझना, क्योंकि जो थिएटर की पेडागोजी, इसके ऊपर कभी बात नहीं होती है, क्योंकि नाट्य स्कूलों में, जैसे हमारे यहाँ नाट्य स्कूल है, हमारे जो NSD के अंदर भी बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं और अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग तरीके से उसको अप्रोच करते हैं, लेकिन वहाँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनाए जाते हैं। जो थिएटर एजुकेशन है वहाँ पे ये ड्रामा टीचर बनते हैं, जो कि आगे स्कूल में जा कर के ड्रामा को दो तरीके से डील करेंगे। एक तो
थिएटर या ड्रामा को एज ए सब्जेक्ट डील करेंगे, और दूसरा एक अप्रोच के रूप में डील करेंगे। जो अप्रोच वाला एरिया है वो मैं अभी बाद में आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये पहले अंतर को समझना जरूरी है। इसको अंतर को बताने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। नाटक का शिक्षण और नाटक से शिक्षण को दोनों को समझने के लिए एक उदाहरण रखता हूँ। किसी नाटक को रंगमंच के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए तो उसकी सीखने की संभावनाएं दुगनी हो जाती हैं, असीमित हो जाती हैं। और यदि शिक्षक और छात्र सहभागी बनकर इसे खोजें तो एक अद्भुत अध्ययन अध्यापन होता है। नाट्य साहित्य का अध्ययन नाटक के द्वारा, ये आप कहेंगे ये कैसी विचित्र बात है। नाटक को पढ़ाने के लिए नाटक अपने आप में एक पेडागोजी, एक प्रोडक्टिव पेडागोजी है। जैसे रॉयल शेक्सपियर कंपनी शेक्सपियर के नाट्य लेखों को बच्चों के अध्ययन और अध्यापन के लिए ड्रामा एजुकेशन तकनीक के रूप में उपयोग करती है, जिसमें बच्चे खेलते खेलते पढ़ते हैं और नया अर्थ निकालते हैं। इसके लिए यह पद्धति नाटक के अध्ययन अध्यापन में किसी भी छात्र को एक रास्ता, यानी जो बोर्डम है उसका तोड़ने में काम आती है। बच्चों के लिए जो थियरी काम करती है वो है इफेक्टिव टू कॉग्निटिव, जो बच्चे और वयस्क दोनों के लिए बहुत प्रभावी होती है। अगर मैं बड़ों के लिए पढ़ा रहा हूं तो पहले पाठ होगा, फिर बाद में उसके ऊपर कुछ गतिविधि होगी और बाद में सीड वर्क होगा, यानी कि पहले समझना फिर प्रयोग। परंतु बच्चों के लिए जब पहले प्रयोग और बाद में समझना, यानी कि इफेक्टिव टू कॉग्निटिव थियरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है बच्चों के साथ काम करने के लिए। अगर ये थियरी ज़्यादातर बड़े लोग नहीं समझते हैं तो इसलिए वो वैसे ही डील करते हैं, जैसे बड़ों के साथ रंगमंच हो रहा है वैसे ही डील बच्चों के साथ भी करते हैं। उदाहरण के लिए नाटक मैकबेथ को ही ले लें तो स्टोरी हुश है, टेक्निक है। 10 मिनट के अंदर पूरे नाटक को बच्चे समझ जाते हैं। किसी चरित्र के हार्ट सीटिंग है, दृश्यों का स्टिल इमेज है, चरित्र के द्वंद्व को समझने के लिए ड्रामा कन्वेंशन, और भी बहुत सारे ड्रामा कन्वेंशंस हैं जो जिसमें बच्चे अपनी राय देते हैं। टीचर अपनी भूमिका में बच्चों के सामने सवाल करके पूरा नाटक खोल देता है। ड्रामा इन एजुकेशन में ड्रामा प्रैक्टिशनर जोनाथन नीलैंड ने एक क्रांतिकारी काम किया कि 100 से भी ज़्यादा कन्वेंशंस बनाए, किताब लिखी, जिसने विश्व भर के टीचरों के लिए बहुत काम आसान कर दिया। यह टेक्निक 40-50 बच्चों के साथ नाटक करने की होती है। ड्रामा कन्वेंशन रणनीति इसलिए बनाई गई है कि ये जाना जाए कि क्लासरूम में सारे बच्चे एक साथ एक समय में कैसे सीखें। यहाँ किसी निश्चित समय सीमा में बच्चे को खेलते हुए हर नाटककार के शब्द और अर्थ को नई टेक्निक का और नाटक की युक्तियों का, यानी जो ड्रामा कन्वेंशन और टेक्निक्स हैं, उसके द्वारा नाटक को प्रभावी शिक्षण किया जाता है। तो ये ड्रामा इन एजुकेशन की टेक्निक्स को भी शिक्षण में कैसे यूज़ किया जाता है सीखने सिखाने के लिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। मैं आपको एक शेयर करूंगा पिक्चर, और मैं चाहूँगा कि वो हमें अलाउ करें मैडम। प्लीज सर। या उसके जरिए मैं आपको थोड़ा सा एक इसका रूप दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हाँ, ये तस्वीर आपको दिख रही है ना शेयरिंग में। तो ये एक फोटोग्राफ है, एक पेंटिंग है, डॉली की सरेस्टिक पेंटिंग है। अब इसके ऊपर हमें एक नाटक बच्चों के साथ करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट में डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे ये ड्रामा एजुकेशन यानी प्रोसेस ड्रामा को कैसे यूज़ करके हम नाटक क्लासरूम में डेवलप करते हैं। तो इसमें जो 40 बच्चे होंगे वो मान लीजिए ये जैसे इसको हमने बच्चों के साथ किया है, तो उसमें हमने बच्चों को 40 के 40 बच्चे साइंटिस्ट के रोल में हैं, और टीचर जो है एक फ्यूचर में ले जाने के, टाइम मशीन में ले जाने के लिए एक गाइड के रूप में है। और इसमें दोनों मिल करके नाटक को शुरू करते हैं। इस नाटक को का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को देख पाए। तो अब ये पेंटिंग उनको दिखाई जाती है, और पहले तो उनको रोल दिया जाता है, पूछा जाता है कि आप साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो थोड़ा सा बच्चे रिव्यू देते हैं उसके ऊपर, और उनको वो रोल दे दिया जाता है। और जो गाइड है, जो टीचर है, टीचर यानी कि टीचर इन रोल में जाता है वो,
तो ये दूसरी भूमिका ले लेता है टीचर के अलावा। टीचर इन रोल में जाकर के उससे पूछता है ये कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पिक्चर दी है जो भविष्य में ऐसा कुछ, हमें इससे पता चलेगा कि भविष्य हमारा कैसा है, और इसमें पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है, निगेटिव चीज़ें भी हो सकती है, वो क्या है। तो बच्चे इसको एग्जामिन करेंगे इसको, और इसको एग्जामिन करने के लिए टीचर फिर आउट ऑफ रोल में जाकर के बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी क्रिएट करता है, जैसे सेंसस की बहुत सारी एक्सरसाइजेस क्रिएट करता है। किसी ग्रुप को दे दिया, अगर मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो किसी ग्रुप को दे दिया कि इसमें आपको किस तरह की स्मेल आती है, किस तरह के, किसी ग्रुप को दिया टेस्ट किस तरह का आता है, किसी ग्रुप को दिया कि इसमें साउंड किस तरह की आपको सुनाई दे रही है, किसी ग्रुप को दिया कि इसमें मूवमेंट आपको क्या दिखाई देता है। तो बच्चे धीरे धीरे उसको विजुलाइज करते हैं और एज अ साइंटिस्ट उसको खोजने लगते हैं, और इसके बाद इस सिचुएशन में चले जाते हैं, और सिचुएशन में फिर वो ये देखते हैं कि इसमें क्या महसूस उनको हो रहा है। बाद में जब वो प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भविष्य में क्या एक अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ हो सकती है, तो उसकी इमेज बनाइए, स्टिल इमेज बनाइए। तो स्टिल इमेज भी वो बनाते हैं बच्चे। फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप एक पत्र लिखिए जिसमें ये बताइए कि भविष्य में स्कूलिंग कैसा होगा, इन्वायरमेंट हमारा कैसा होगा, और क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इस तरह से ये नाटक और भी आगे बढ़ सकता है, और भी कई तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक और ख़ास चीज़ होती है, चूँकि ये करिकुलम में नाटक होता है तो क्रॉस द करिकुलम चीज़ों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पिक्चर दिखाई गई तो उसमें टीचर को ये ध्यान रखना होता है कि इसमें साइंस का कनेक्शन कहाँ है, साइंस कहाँ इसमें दिखता है, मैथमेटिक्स इसमें कहाँ है, इसमें सोशल साइंस के जो हिस्ट्री और जियोग्राफिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू है, या कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, या कोई लैंग्वेज से रिलेटेड क्या चीज़ें बच्चे के लिए सीखने के लिए है, तो क्रॉस द करिकुलम चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और प्रोसेस ड्रामा में एक चीज़ और भी ध्यान रखी जाती है, ये सारी चीज़ें प्री टेक्स्ट होती हैं, यानी ड्रामा टेक्स्ट होती हैं, ये जो रॉ मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर एक ड्रामा बिल्ड किया जाता है। तो अब ये पोइट्री भी हो सकती है, ये कोई कहानी भी हो सकती है, कोई टॉपिक, किसी विषय का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो क्लासरूम के अंदर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में जो पढ़ रहे हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें या चिल्ड्रन लिटरेचर से कोई चीज़ ले सकते हैं, या कोई ऐसी आइडिया ले सकते हैं जो उनके लिए बहुत क्लिक करता है, जैसे फ्रीडम टाइप का, या कुछ और भी न्यूज़पेपर से कोई आइडिया है, और उसके ऊपर ये नाटक डेवलप करते हैं। तो ये टीचर और स्टूडेंट के बीच का नाटक है जो क्लासरूम के अंदर रोज खेला जाता है। जो विदेशों में इसकी शुरुआत की थी डोरोथी हिटकॉक ने, और वो जीनियस टीचर थी। उन्होंने ड्रामा को ये माना कि ड्रामा एक कन्फ्रंटेशन है, लाइफ में जो भी कैरेक्टर है वो उसको कन्फ्रंट करता है, उसमें बहुत कुछ सीखता है। तो ऐसे ही ये अनफोल्ड होता है ये ड्रामा। तो ये एक आपको शेयर इसलिए किया कि इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि, और इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए क्लासरूम के अंदर हम जैसे और भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ाना है तो इन्हीं कन्वेंशंस और इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सब्जेक्ट्स को भी हम लोग डील करते हैं, या कुछ चिल्ड्रन लिटरेचर की चीज़ को भी डील करना है तो उसको भी करते हैं। इवन जो रंगमंच की चीज़ें हैं, जो जैसे मान लीजिए कि किसी प्रैक्टिशनर के बारे में हमें सिखाना है बच्चों को, ये बताना है, जैसे 7th 8th में आजकल बहुत सारे थिएटर के एज ए सब्जेक्ट के तौर पे चीज़ें भी बतानी होती हैं। मान लीजिए कोई प्रैक्टिशनर, मान लीजिए आर्तो है, अब एक प्रैक्टिशनर हुआ, ब्रेथ हुआ, आर्तो हुआ, तो हम उसको भी किस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को, ताकि वो उसके मेन एसेंस को समझ पाए। जैसे आर्तो अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करता तो बच्चों को एक पोइट्री दी और कहा कि इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज में आप क्रिएट करो, और हमने कभी उनको नहीं बताया कि ये आर्तो ने कहा है या किसने कहा है। आप पहले यूनिवर्सल लैंग्वेज क्रिएट करो, वो होती क्या चीज़ है, पहले वो क्रिएट करेंगे और समझेंगे, लास्ट में कहीं उनको इंट्रोड्यूस कर देंगे कि ये एक प्रैक्टिशनर हुए थिएटर में जिन्होंने उनका कुछ ऐसा विचार था, कुछ ऐसी फिलॉसफी थी, उनका भी यही कहना था कि यूनिवर्सल लैंग्वेज को थिएटर में यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों को आराम से उसको उन्होंने प्ले किया, खेला और समझ गए। ये ऐसे ही ब्रेथ की बात जब होती है तो मान लीजिए 6th 7th 8th के बच्चे हैं और उनके करिकुलम में कुछ प्रैक्टिशनर के बारे में बात हो रही है, तो उनको हम कैसे बताएं। तो ब्रेथ की कुछ रिहर्सल टेक्निक्स उनके सामने शेयर की, तो बच्चों को अपने आप ही ये पता चल गया कि ये टेक्निक क्यों ब्रेथ यूज करते थे। तो उनको अपने आप ही समझ गया कि कुछ अलग किस्म का थिएटर है, ये कुछ सीखने सिखाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से ज़्यादातर लोग थिएटर वर्ल्ड से हैं और थिएटर एजुकेशन से कुछ लोग हैं। तो उन लोगों को ये बात बताना कि जो टीचिंग भी है थिएटर के अंदर, उसको भी हम
टीआई टेक्निक्स के थ्रू कैसे सिखाते हैं, या थिएटर हिस्ट्री है वो बच्चों को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ग्रुप में हो या उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरू में कही थी, रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है उस उनके प्रैक्टिसेस में हमारे। तो हमारे जो स्कूल में जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको एज अ टीचर और एज ए एक्टर दोनों रूप में तैयार किया जाता है। एज एन एक्टर में जो प्रैक्टिसेस हमारी टीआई की हैं जिसमें वो परफॉर्म करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए परफॉर्म करने के लिए उनको चाहिए जो ग्रिप्स थिएटर की एक फिलॉसफी है कि एज एन चाइल्ड कैसे परफॉर्म करें, तो उसकी टेक्निक उनको यहाँ सिखाई जाती है। और एक एक्टर कैसे एजुकेट कर सकता है बच्चों को, जो जैसे ब्रेख्त का या टीआई में जो एक पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स में इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, या अगस्ता बॉल जिस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, या क्लासरूम के अंदर डोरोथी हिचकॉक यूज़ करती हैं, तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं। और टीआई कंपनी ने जो इंडिया में एनएसडी टीआई कंपनी ने भी अपने बहुत सारे प्रैक्टिसेस को बहुत 25 सालों से उसको प्रैक्टिस में रखा है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बच्चों के साथ या अलग अलग स्कूलों में जाकर के डेवलप किया है। उनकी भी प्रैक्टिसेस यहाँ हम करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो एक एक्टर टीचर टीआई प्रोफेशनल के तौर पे, एक स्कूल के अंदर ड्रामा टीचर के तौर पे कैसे वो काम करेंगे, और उसमें भी सब्जेक्ट के तौर पे थिएटर को एक सब्जेक्ट के तौर पे कैसे डील करेंगे, और थिएटर को एक अप्रोच के रूप में कैसे डील करेंगे। तो अप्रोच वाली बात जो हमने आपको एक पेंटिंग दिखा करके समझाई, तो कुछ उसी तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं। अब आजकल एक नया सीबीएसई ने शुरू किया है आर्ट इंटीग्रेशन। ये भी सब्जेक्ट का, इसमें दो चीजें काम करती हैं, एक तो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है और एक आर्ट फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, तो इन दोनों को मिला करके बच्चों को टीच किया जाए। यानी कि मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है, साइंस का है, या लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उसकी जो पैडागोजी में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे टीचर पढ़ाता है तो उस ऑब्जेक्टिव को भी लेना है। और जैसे ड्रामा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, या आप विजुअल आर्ट यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे उसको आपको दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मिला करके बच्चों को टीच करना है। और उसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब की प्रैक्टिसेस में जो है, अब जो गवर्नमेंट भी कहती है और पूरे विश्व में जो प्रैक्टिसेस हैं, पहले ये होता था कि ड्रामा में कि हम सिचुएशन को समझ लें और बच्चों को समझाएं, इतना ही हमारा काम होता था। लेकिन अभी ये नहीं है, अभी ये शुरू हो गया है कि कंस्ट्रक्टिज्म की बात करते हैं, यानी कि नया बच्चे ज्ञान को क्रिएट करें, बच्चे ज्ञान को समझें और एक नया उसको एस्पेक्ट दें, एक नया ऑप्शंस दें, ताकि ये माना जाता है कि भविष्य में क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी। और क्रिएटिव अगर हम अभी से बच्चों को नहीं बनाएंगे तो आने वाले 10, 20 साल, 25 साल बाद वो दुनिया को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और भी जटिलताएं बढ़ेंगी। तो ऑप्शंस उनके पास होने चाहिए। तो अभी से उनकी प्रैक्टिसेस में क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए, फ्रॉम नर्सरी से लेकर के 12th तक। इसीलिए सीबीएसई ने भी आर्ट इंटीग्रेशन को जोड़ दिया पिछले साल से, लेकिन अभी उसको शुरू नहीं कर पाए हैं ठीक से। तो ये इसीलिए क्लासरूम में शुरू किया गया कि आर्ट के पास ये गुंजाइश है कि उसको थोड़ा स्पेक्ट्रम बढ़ा देता है सोचने का, सीखने का, और आने वाले समय में थिएटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है उनको। तो थिएटर इसलिए भी क्योंकि ड्रामा इन एजुकेशन, और जो ड्रामा है उसको अभी सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने भी मान लिया है कि ये प्रोडक्टिव पैडागोजी है, कि प्रोडक्टिव पैडागोजी जो आउटकम बेस्ड होती है, जो हमारे यहाँ भी अभी लागू हो गया प्रोडक्टिव पैडागोजी, ये आउटकम बेस्ड लर्निंग के ऊपर, तो एजुकेशन में। तो उसमें ये है कि कैसे आउटकम को ध्यान में रखते हुए शिक्षण किया जाए। तो किसी भी विषय का आउटकम क्या है वो आप एनसीईआरटी और आप देख सकते हैं कि इसकी बुकलेट्स भी हैं, और गवर्नमेंट भी कहती है कि आउटकम देख करके हमें बच्चों को सिखाना है और बच्चों को ग्रुप्स में और सिखाना है, ताकि ये भी माना जाता है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, कि बच्चे अगर उसमें ग्रुप में काम करते हैं तो भविष्य में अकेले भी वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए पहले ग्रुप्स में उनको अपने पीयर के साथ खेलने कूदने और सोचने समझने और मौका मिले। दूसरा, टीचर के साथ भी उसको चैलेंज मिले, जो टीचर इन रोल और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी रोल प्ले की एक्टिविटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, टेक्निक्स हैं, उसको यूज़ करते हुए वो काम उसमें करें। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारा काम है।
मैं अभी समय कम है इसलिए मैं कुछ खास चीज़ों के बारे में ही आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। अभी समय है तो कुछ और सर 1 मिनट बचा है तो हम बात करते हैं। अच्छा चलिए 1 मिनट। हाँ जी फिर हम सेकंड टाइम उसको हाँ इसको मैं थोड़ा रैप अप कर देता हूँ इसको। तो मेरा कुल मिला के ये कोशिश है कि थिएटर इन एजुकेशन टीचिंग थ्रू थिएटर है और एक थिएटर टीचिंग, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन जब टीआई कंपनी थिएटर को एक सब्जेक्ट के रूप में भी देखती है तब भी उसके पीछे एक पेडागोजी यूज़ करती है। एक उसकी सिस्टम है, सीखने सिखाने की सिस्टम है जो ड्रामा एजुकेशन से थिएटर एजुकेशन में है। थिएटर एजुकेशन एक्टर का काम है और ड्रामा एजुकेशन एक टीचर का काम है, लेकिन दोनों सेम पैडागोजी का इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मटेरियल को, दुनिया के किसी भी मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए। और जितने भी इससे टीआई से रिलेटेड वर्क आपको हमने बताया जो अभी इस समय भारत में भी हो रहे हैं, अलग अलग नाम से हो रहे हैं, सबकी टेक्निक्स लगभग सिमिलर है। और बस इसकी ओरिजिन मूल रूप में जो क्लासिक टीआई की ओरिजिन है वो पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम के रूप में है। हमने यूट्यूब पे हमारा एक गणित मंथन है, आप उसमें देख सकते हैं हमने कैसे गणित को हमने बच्चों के लिए एक पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम बनाया। उसका 6 मिनट का वीडियो है। मैं यहाँ चलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसमें आवाज़ नहीं आ रही इसलिए मैंने नहीं चलाया। आप उसको देख सकते हैं।